नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन मैं आपके साथ एक नई सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे 5000। अगर आप 5000 क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं और मेरी क्लास देख लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करें अपनी क्लास एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ। क्या है वो मोटिवेशनल क्वेट? सब अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम अपना एम्पायर बनाने में लग जाओ। ठीक है, सभी लोग आजकल जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलोवर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुछ रील्स बनाकर बढ़ा रहे हैं या कुछ किसी और माध्यम से बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन आप अपना एम्पायर बनाने में लग जाओ। जिस दिन आपका एम्पायर बन गया ना, तो यकीन मानिए कि ये बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद चलकर आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, चले अपनी क्लास की तरफ। क्या है सबसे पहला सवाल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा। ठीक है, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं या किसे देते हैं? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जी को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। अगर त्यागपत्र सौंपते समय राष्ट्रपति पद का जो है वो खाली है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली है या राष्ट्रपति वहां पर मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर नहीं हैं, उनका पद रिक्त है या खाली है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को सौंपेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेंगे अगर राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश दोनों ही पद पर नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी का एक छोटा सा पेच जमीन पर गिर गया है। एक छोटा पेच जमीन पर गिर गया है, इसको ढूंढने के लिए प्रयोग में लेते हैं। क्या लेंगे बताओ? इसको ढूंढने के लिए सिंपल मिरर लेंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कौन सा लेंगे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को प्रयोग में लेंगे। किसको? छोटे पेच को। उत्तल लेंस का क्या कार्य होता है? उत्तल लेंस छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर किसी व्यक्ति की आंखें स्वस्थ हैं तो निकटतम दूरी कितनी होगी? स्पष्ट दृष्टि की एकदम अच्छे से देखने के लिए निकटतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर बात करें कि निकटतम दूरी, न्यूनतम दूरी की बात करें, अगर हम बात करें अधिकतम के लिए, अधिकतम दूरी के लिए बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, अनंत उसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत, अनंत बिंदु होता है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी के लिए। ठीक है, उसका कुछ भी डिसाइड नहीं है अभी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना। कब बना था? 1956 में, 1956 में बना। अगर इसकी कहीं डेट पर पूछ ली जाए आपसे तो 1 नवंबर 1956 पर भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश से भी कुछ समय बाद, कुछ समय नहीं काफी समय हो गया था, उसके बाद कब? 2014 में, 2014 में तेलंगाना अलग हुआ। तेलंगाना राज्य अलग हुआ। ठीक है, इनकी अगर राजधानी के बारे में किया है तो इन दोनों की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद इनकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफपीआई, एफपीआई में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियां और
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसका राइट आंसर होगा। एफपीआई क्या है? अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि एफपीआई क्या है, तो एफपीआई को आप एफडीआई से जोड़िए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दोनों ही मिलते जुलते हैं। जिस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी देश में जाकर दूसरे देश में जाकर निवेश करते हैं निवेशक, उसी प्रकार एफपीआई भी उसी का ही दूसरा रूप है। ठीक है, इसमें भी लोग एडीआर जीडीआर के रूप में, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक के रूप में स्टॉक खरीदते हैं, दूसरी कंपनियों में जाकर निवेश करते हैं। उस तरीके से एफपीआई भी एक निवेश करने का जरिया है। ये एफडीआई, एफपीआई, बीओपी, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको याद रखा करो। आर आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ये बैलेंस ऑफ, क्या है? बीओपी क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इनको आप याद रखना। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? यहां लेखिका भी जोड़ लेना। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये गलती से कहीं टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इस पुस्तक की लेखक हैं, लेखिका हैं। ठीक है, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मई 2011 में। अभी आप सोचोगे कि मई 2011 में लिखी गई पुस्तक का सवाल प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में आया। हाँ, ये सही है, क्योंकि इस पुस्तक को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, एक व्यक्ति थे, उन्होंने अरुंधति रॉय के अगेंस्ट एक एफआईआर कर दी, उनके खिलाफ मुकदमा एफआईआर कर दी, जिसमें ये पुस्तक थोड़ा करंट अफेयर के इशू में क्रिएट हो गई। ठीक है, करंट अफेयर बन गई। उनका कहना था कि इसमें ऐसे वर्ड्स लिखे गए हैं जो हमारे कोप्स को क्या करते हैं, कुछ एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने। सितंबर 2021 में पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सुहास यतिराज। सुहास यतिराज पहले आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता था? रजत। किस में जीता? पैरालंपिक, पैरालंपिक में जीता। ठीक है, पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले। पैरालंपिक होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं पैरालंपिक? ये होते हैं दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कहीं पर कि किस खेल में जीता था, तो बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाले सुहास यतिराज पहले आईएएस ऑफिसर थे। किसमें? पैरालंपिक में, ओलंपिक में नहीं। ओलंपिक में कौन जीतने वाले थे? नीरज चोपड़ा। किसमें जीता था? भाला फेंक में। ठीक है, भाला फेंक में कौन सा पदक था? गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाले, ठीक है, गोल्ड मेडल किसने जीता? वो जीता था कौन? नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, तेंगवेचो मठ भारत में किस देश या राज्य में स्थित है? देश क्यों आएगा? भारत खुद एक देश है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में तेंगबोचे मठ स्थित है, ये आप याद रखना। सितंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तमिलनाडु। ये कौन सा राज्य है? सुना है क्या आपने? ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें दूसरा होगा। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को।
सितंबर 2021, अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो 9 सितंबर 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या होगा इसका राइट आंसर? या उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो कौन सा था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसको याद रखना आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। एतमाद उद दौला या इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आगरा। ठीक है, आगरा में ही ताजमहल है, रेड फोर्ट है, और ये एतमाद उद दौला है, मरियम टॉम भी है, बहुत कुछ है। कभी आपको समय मिले तो आप जरूर घूमने जाना, आगरा बहुत अच्छी जगह है, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, जिसे अंग्रेजों ने मार पीट के, कहा जाता है मार पीट के तो नहीं, लेकिन इसको बंदी बना के रखा हुआ था, या इसको बंदी बनाकर और पेंशन के गुजारा भत्ता देते थे पेंशन के रूप में, कि लो अपना पैसा और चुपचाप बैठे रहो साइड में। ये इनका फोटो है, अगर आप पहचान सकते हो तो देख रहे हो आप, अगर आप पहचान सकते हो, ये इनका फोटो है। अगर इनकी बात की जाए तो ये अवध के कौन से किंग थे? किस नंबर के किंग थे अवध के? 11th 11th नंबर के किंग थे अवध के, और 9 साल तक इन्होंने शासन किया। कब से कब तक किया बताइए? कब से कब तक किया? क्या होगा इसका राइट आंसर? कब से कब तक? इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, अच्छा शुरू बता देता हूँ मैं। 1847 थे, 1847 से इन्होंने शासन करना शुरू किया। अब आप इसमें ये जोड़ देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मैं ही जोड़ दूं, कितना हो जाएगा बताइए? 1847 से 1856 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, 11th नंबर के शासक थे, किसके? अवध के, और अंतिम शासक भी थे। थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।